हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए। तो हम आज बात करेंगे रीतिकाल की विशेषताएं। पहली वीडियो में हमने आपको दोनों काल, आदिकाल और भक्तिकाल की विशेषताएं बताई है, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। और जो हम नहीं बता पाए हैं आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें भी जानकारी मिलेगी और आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी और हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज है रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल का आपको पता है, इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी जो समय अवधि बताई थी इस काल की, वो संवत 1700 से लेकर के 1900 तक की बताई थी। तो इसमें सबसे पहले है रीतिकाल। मैं आपको बता दूं, जो रीतिकाल था उसमें सबसे ज़्यादा जो है इस युग में जितना भी मतलब सबसे ज़्यादा जो दबाव दिया गया है, जोर दिया गया है जिससे, वो श्रृंगार था। श्रृंगार रस पे ज़्यादा ध्यान था इन पे। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा पहला टॉपिक लिखा है लौकिक श्रृंगारिकता। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इस काल के कवियों का मुख्य काव्य रस श्रृंगार है। मैं आपको बता चुकी हूँ। नायिकाओं का नख शीक वर्णन और कटाक्ष वर्णन ही इनका लक्ष्य रहा है। नायिकाओं का नख शीक वर्णन और कटाक्ष वर्णन ही इसका लक्ष्य रहा है। मतलब रीतिकाल में हम आपको साथ ही साथ बता दें कि इसमें श्रृंगार रस को ही ज़्यादा महत्व मिला है। और जो इसमें ये रीतिकाल है ये ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं है और मतलब ये ज़्यादा विस्तारित भी नहीं हो पाया। यहाँ पे देखिए लिखा है, इसी कारण इस काव्य का वर्णन विषय अधिक विस्तार नहीं पा सका रीतिकाल में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। यह रीतिकाल की मुख्य विशेषता है। आप शब्द को सही से समझिए। हिंदी एक सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें मतलब एक छोटे से शब्द में बड़े बड़े अर्थ होते हैं। कि आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि रीतिकाल की मुख्य विशेषता थी, मतलब आचार्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति, आचार्यत्व। ठीक है, प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस काल के प्राय, बाद में लिखा, इस काल के प्राय सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में। मतलब ये इस युग में, इस काल में जितने भी कवि थे वो पहले आचार्य थे। जैसे एक आचार्य एक अपने शिष्य को सब कुछ बताता है, हर चीज़ का मार्गदर्शन करता है, ऐसे ही इस युग में था कि वे कवि सबसे पहले आचार्य थे और कवि बाद में थे। ठीक है, तीसरा है इसमें आपका लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इन काल के कवियों का लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य का भी कार्य करना पड़ा, किंतु दोनों कार्यों में एक भी कार्य अच्छी तरह नहीं संपन्न हो सका। ग्रंथ लिखकर आचार्य ग्रंथ भी लिखे हैं और आचार्य का भी कार्य करना पड़ा है, तो किंतु दोनों कार्यों में से भी एक भी कार्य अच्छी तरह नहीं संपन्न हो सका। सॉरी। इस काल के कुछ कवियों ने लक्षण लिखकर स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इनमें भूषण देव आदि मुख्य हैं। ठीक है, तो साफ साफ सी बात है कि मतलब आचार्य का भी वो निभाएंगे और ग्रंथ भी लिखेंगे। तो मतलब एक सा वो कहते हैं हमारी तुम्हारी भाषा में एक, कि क्या कहते हैं, दो नाव में कभी पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आदमी ना इधर का रहता है फिर ना उधर का रहता है। किसी भी कार्य को करो तो कहते भी हैं, स्कूलों में भी बताया जाता है जब आप पढ़ने जाते हो, कि पहले सिर्फ अगर आपको समझाया जा रहा है तो समझाओ, लिखो बाद में। क्योंकि एक समय में अगर एक काम करोगे तो अच्छे से होगा, और दोनों काम करना चाहोगे तो दोनों में से एक काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक, इसमें चौथा क्वेश्चन है, चौथा है यहाँ पे हेडिंग अलंकारिकता। इस काल के कवियों को अलंकार बहुत प्रिय थे। अलंकार के बिना तो कविता ही अधूरी है। पांचवा है ब्रज भाषा। इस काल की साहित्यिक भाषा जो कोमलता और मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है। इसमें जो है ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है और इस काल की साहित्यिक भाषा जो है वह कोमलता और मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है। ठीक है, मुक्तत्व कवि, ये शब्द, रीति काल में प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन नहीं रह गया है। प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन नहीं रह गया। सभी कवियों ने मुक्तत्व काव्य शैली को अपनाया है। श्रृंगार वर्णन के लिए यह शैली सर्वाधिक उपयुक्त थी। इन कवियों ने दोहा, सोरठा, कविताएं अपनी भावनाओं का प्रकाशन किया है। साथ ही रीतिकालीन साहित्य में भाव पक्ष की तुलना में काला पक्ष की प्रधानता है। ठीक है दोस्तों, कहीं भी शब्दों में ये होता है ना, आजकल देखो तुम अक्सर जो है डेली यूज़ में अक्सर हम इंग्लिश या रोमन इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, रोमन इंग्लिश कैसे कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी के जो शब्द हैं वो थोड़े जी हमारे मुँह पर एकदम से आते नहीं हैं। तो अच्छा है, अच्छी बात है कि हिंदी को अच्छे से पढ़ो,
इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी करी है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया एक ऐसा वो बन चुका है कि आदमी इसके बिना अधूरा है बिल्कुल। अगर हम खुद ऐसे किताब खोलने बैठेंगे पढ़ने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो पर अगर देखो वीडियो की वीडियो बन जाएगी, थोड़ा ज्ञान हमें भी मिलेगा। अगर हम 10 लाइनें पढ़ रहे हैं तो 1 लाइन तो कम से कम समझ में ही आएगी, और आप लोगों तक भी वीडियो पहुँचेगी। जो चीज़ हम आपको नहीं बता पाते आप हमें भी बताएँ, और जो हम आपको बता रहे हैं वो आप अच्छे से सुने, वीडियो को पूरा देखें। 7वां पॉइंट है यहाँ पे वीर रस का प्रवाह। आदि काल की वीर धारा जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी, ठीक है, रीति काल में पुनः उसका उत्थान हुआ। आदिकाल की वीर धारा, वीर गाथा काल भी कहते हैं ना आदिकाल को, याद रखिएगा। छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन अक्सर बहुत बड़े बड़े पेपरों में भी आते हैं, जो आप एसएससी एग्जाम वगैरह ये देते हैं, यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, यूपीएससी, आगे मतलब कहीं भी ये होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, पर अगर छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के चले ना तो आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है ना वो क्लियर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों को चारित्रिक बनाया गया जिन पर हिंदू जाति और धर्म की रक्षा का भार था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीति काल की श्रृंगारिकता और विलास की प्रवृत्ति जनता के समक्ष कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकी। भाव पक्ष की दृष्टि से यह काव्य अधिक समृद्ध है। भाव पक्ष की दृष्टि से वैसे इसका ज़्यादा विस्तार नहीं मिलता है रीतिकाल को, क्योंकि रीतिकाल का इतना खास वर्णन नहीं है किताबों में, और थोड़ा बहुत तो है ही वैसे, पर ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा आदि काल, भक्ति काल इसमें, क्योंकि हमारे देखो जो हमारी महान शक्ति थी, कृष्ण जी, राम जी, उनके हर एक अवस्था का, बाल अवस्था, किशोरावस्था, हर चीज़ का वर्णन अच्छे से है। कवियों ने बहुत अच्छे तरीके से इतनी प्यारी कविताएं लिखी हैं, इतनी प्यारी प्यारी। अगर हो सका तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो भी लाऊंगी जिसमें कृष्ण जी, राम जी के बारे में कविताएं हैं, और बहुत अच्छा वर्णन, मतलब हमें लगेगा ही नहीं, हमें लगेगा हम वास्तविक जीवन में चले गए। ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, ऐसी-ऐसी लय है, ऐसी बहुत ही प्यारा, मतलब अच्छी लगती हैं ये पौराणिक चीज़ें पढ़नी, पौराणिक चीज़ों के बारे में पता लगना। तो एक हिंदी हमारी बहुत अच्छी भाषा है, इसे डेली यूज़ में बोलिए। अब देखिए हमारी मेरा ही मतलब कितना लड़खड़ा जाती हूँ मैं किसी-किसी शब्द को बोलने में, तो हर किसी के साथ होता है वैसे तो, परफेक्ट तो हर कोई नहीं है, पर हिंदी को अच्छे से पढ़िए। तो आज हमारी ये रीतिकाल की विशेषताएँ थी। आगे हम आपको आधुनिक काल, जो सबसे लास्ट काल है हमारा, उसकी विशेषताएँ बताएँगे, और आधुनिक जीवन तो आप जी रहे हैं, आप लोगों को पता ही है आधुनिक में समय में क्या-क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा तो हमारा सोशल मीडिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पर वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, अच्छे से नॉलेज अच्छा मिल जाए तो अच्छी बात है। और अगर जो चीज़ें मैं नहीं बता पाई हूँ और भी पॉइंट आप इधर-उधर से देख सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। थैंक यू।